नमस्कार दोस्तों, सरकारी परीक्षा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नए साल का आगाज हो चुका है और आप सब में से जो भी इस चैनल में नए हैं उन सबको मेरी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में या करंट अफेयर सीरीज का एक नया पार्ट मैं आपके साथ शुरू करने जा रहा हूं। जी हां, मैं हर एक संडे को आपके साथ किसी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे या हफ्ते भर में जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं या कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज आई है जो बहुत ही आपके एग्जाम से रिलेवेंट हो सकती है, उस न्यूज की डीप एनालिसिस में करूंगा। और मैं आज की शुरुआत कर रहा हूं बीते साल यानी 2021 में जो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं या 2021 के करंट अफेयर्स के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए गए हैं उनको एक तरीके से आपको रिवाइज कराऊंगा या उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस करूंगा। राइट, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो और देखते हैं इसमें आज क्या है। तो इसमें आज बहुत कुछ जानने को है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और इंपॉर्टेंट जानकारी को आप याद करने के साथ साथ नोट जरूर कर लिएगा, बिकॉज इस जानकारी में से क्वेश्चन या तो डायरेक्टली बन सकता है या ये जानकारी आपको दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है। राइट, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि हमारा पहला टॉपिक क्या है। तो आज हम जिस टॉपिक पे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आज़ादी का अमृत महोत्सव। बहुत आपने सुना है इसको, न्यूज में काफ़ी सुना है, एमसीक्यूज में भी आपने काफ़ी देखा होगा। राइट, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव ये है क्या, इसका एक तरीके से ओवरव्यू पहले देना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको इसके बारे में पहले बता देता हूं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है क्या। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि भारत सरकार ने प्रगतिशील भारत के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में और साथ में इसके लोगों यानी कि भारत के लोगों, भारत की संस्कृति, भारत की उपलब्धियों के शानदार इतिहास को मनाने के लिए एक तरीके से आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया है। और यह महोत्सव भारत के लोगों को समर्पित है, यानी कि जिन्होंने अब तक न केवल भारत के विकास में योगदान दिया है बल्कि आत्मनिर्भर भारत की भावना से प्रेरित होकर एक तरीके से भारत 2.0 का जो विजन है मोदी गवर्नमेंट का, उसको सक्रिय करने के दृष्टिकोण को सक्षम करने की शक्ति और क्षमता के साथ काम किया है। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास का प्रतीक है। राइट, आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 से शुरू होगा और हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के 75 सप्ताह की उल्टी गिनती के बाद यानी कि 15 अगस्त 2022 को समाप्त होगा। राइट, तो ये डेट आप जरूर याद रखें, 12 मार्च 2021 से इसको बोला जा रहा है 12 मार्च 2021 से शुरू होगा और कब तक चलेगा, 15 अगस्त 2022। राइट, तो ये टाइम पीरियड आप जरूर याद रखें। इस टाइम पीरियड को जो मनाया जा रहा है उसका नाम दिया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। राइट, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि इस महोत्सव को जन भागीदारी की भावना से जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। राइट, तो ये भी एक तरीके से जो वर्ड्स हैं यहाँ पे, जो भी फ्रेजेस हैं, आप उनको भी पकड़ते जाइए, याद करते जाइए। जन भागीदारी की भावना से जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। राइट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जाना है उसको एक और भी नाम दिया जाता है जन उत्सव। राइट, तो इसके टर्म में भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ये वर्ड भी आप याद रखें। राइट, तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंदर हम कौन से पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं या इसमें कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट हैं या उनको आपको याद कर लेना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन किसी भी डायमेंशन में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंदर जो हम सबसे पहली चीज जानने वाले हैं वो ये है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के 5 पिलर्स क्या हैं। राइट, देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एम्फसाइज किया है कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है वो बेसिकली 5 पिलर्स पे एक तरीके से मनाया जाएगा। मतलब कि इस महोत्सव के 5 पिलर्स हैं जिनको समझना भी बहुत जरूरी है। राइट, तो वो 5 पिलर्स क्या हैं मैं आपको बता देता हूं। फ्रीडम स्ट्रगल है, आइडियाज एट 75 है, अचीवमेंट्स एट 75 है,
एक्शंस एट 75 है एंड रिजोल्यूशंस एट 75 है, राइट। तो थोड़ा मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ कि ये जो पिलर्स हैं वो क्या एम्फसाइज करते हैं, वो क्या बताते हैं, राइट। तो अगर हम पहले बात करें फ्रीडम स्ट्रगल की, तो मैं आपको बताऊं कि फ्रीडम स्ट्रगल जो पिलर है वो एक तरीके से बताता है कि कंट्री की स्ट्रगल किस तरीके से रही है आजादी को पाने के लिए, और पिछले 75 साल में कंट्री ने क्या चैलेंजेस फेस किए हैं इस तरह की कंट्री बनने के लिए, राइट। तो ये एक पॉइंट आप दिमाग में रख लीजिए, फ्रीडम स्ट्रगल। वहीं अगर हम दूसरे पिलर की बात करें आइडियाज एट 75 की, तो मैं आपको बताऊं कि आइडियाज एट 75 ये रिप्रेजेंट करता है कि ऐसे कौन से आइडियाज हैं जो इंडिया को हेल्प कर सकते हैं एक नए पाथ को अचीव करने के लिए, एक नए पाथ को क्रिएट करने के लिए, ताकि 75th इंडिपेंडेंस डे के बाद इंडिया एक नई कंट्री के रूप में दिखे। मतलब कि 75th इंडिपेंडेंस डे के बाद भारत एक नई डेवलपिंग कंट्री के तौर पे दिखे, राइट। और अगर हम तीसरे पिलर की बात करें जो कि है अचीवमेंट्स एट 75, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पिलर है वो एक तरीके का शोकेस है जो बताता है कि कंट्री की अब तक की क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं, मतलब कि पिछले 75 साल में कंट्री की क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं और किन किन फील्ड्स में रही हैं, राइट। तो ये पिलर भी अपने आप में बहुत कुछ एम्फसाइज करता है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके डिफरेंट डायमेंशंस में एक तरीके से रिसर्च कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने जो आपको बताया कि एक तरीके का शोकेस है, तो आप जरूर समझ गए होंगे कि ये डिफरेंट डायमेंशंस की बात कर रहा है। मतलब कि ये चाहे स्पोर्ट की बात हो, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो, चाहे रिसर्च की बात हो, या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को लेकर हो, राइट। ये सारे के सारे डायमेंशंस आपको इसमें एक तरीके से देखने पड़ेंगे, डीप एनालिसिस इसकी करनी पड़ेगी, राइट। और वहीं पे अगर हम चौथे स्तंभ की बात करें, यानी कि फोर्थ पिलर की बात करें जिसका नाम है एक्शंस एट 75, तो मैं आपको बता दूं कि एक्शंस एट 75 ये बताता है कि 75th इंडिपेंडेंस डे के मौके पे गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए जो डिसीजंस हैं वो किस तरीके से भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या आने वाले समय में वो कितने बेनिफिशियल हो सकते हैं, राइट। तो ये रही बात चौथे स्तंभ की। वहीं अगर हम बात करें फिफ्थ पिलर की, यानी कि पांचवें स्तंभ की, जिसका नाम है रेजोल्यूशंस एट 75, तो आप यहां नाम से ही समझ गए होंगे। जी हां, मतलब ये है कि एक तरीके से ये बताया जाना है इस स्तंभ के द्वारा, या यूं समझ लें कि इस पिलर के द्वारा लोगों को, यानी कि भारत के लोगों को प्रेरित किया जाना है कि वो रिजोल्यूशंस लें, एटलीस्ट अपनी इंडिविजुअल लाइफ में रिजोल्यूशंस लें, ताकि उनका जो डेवलपमेंट हो वो एक तरीके से देश को डेवलप्ड कंट्री की ओर ले जाए, राइट। तो आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब यहाँ पे क्या है। मतलब यहाँ पे यही है कि जब आप अपने अंदर एक कोई रिजोल्यूशन लेते हैं और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, तो आप एक तरीके से सक्सेसफुल इंसान बनते हैं, और आपकी जो सक्सेस होती है वो कंट्री की सक्सेस को डिफाइन करती है, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी पिलर। आप ये पिलर का नाम अच्छे से याद कर लें, और इनकी जो एम्फेसिस हैं उनको भी आप दिमाग में रखिए। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, और ये नाम तो आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि फ्रीडम स्ट्रगल या आइडियाज एट 75 जो रखा गया है वो किस उत्सव में रखा गया है, या उसका नाम क्या है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। तो आजादी का अमृत महोत्सव के जो इंपॉर्टेंट 5 पिलर्स हैं वो आप इनका नाम यहाँ पे अच्छे से जान लें, राइट। नाउ दोस्तों देखते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या ऑब्जेक्टिव्स सेट किए गए हैं, जिनके बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि इस महोत्सव की इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है उसका नाम है सिटीजन कैंपेन लो कॉस्ट पीपल इंटेंसिव। जी हाँ, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इस ऑब्जेक्टिव के तहत एक तरीके से लोगों को, यानी कि भारत के लोगों को, यानी कि कंट्री वाइड लोगों को एक तरीके से डिफरेंट इवेंट्स में या देश के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की सक्रियता को बढ़ाना है, लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, यानी कि लोगों की भागीदारी को बढ़ाना है, राइट। काफी इंपॉर्टेंट है सिटीजन कैंपेन। मतलब कि यह एक जन आंदोलन की तरह उभर कर आएगा जब लोग विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सहभागिता को प्रदर्शित करेंगे, राइट। दोस्तों अगर हम यहाँ पे दूसरे ऑब्जेक्टिव की बात करें जिसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत,
राइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और नाम से भी आप समझ गए होंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत। जी हाँ, तो एक बेसिकली मतलब कि आजादी का जो अमृत महोत्सव है वह विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिकों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने और एक दूसरे की भाषा सीखने और एक दूसरे के कल्चर को एडॉप्ट करना या उस कल्चर को मनाना या एक दूसरे की विरासत को समझना और उस विरासत को सुरक्षित रखने की भावना को डेवलप करेगा। राइट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अब समझते हैं तीसरे ऑब्जेक्टिव को, जिसका नाम है एवरी स्टेट एवरी लैंग्वेज, हर राज्य हर भाषा। जी हाँ, इसके नाम से भी आप समझ गए होंगे, मतलब यहाँ पे बात की जा रही है देश की जो विभिन्न भाषाएं हैं और मतलब कि जो विभिन्न भाषाएं हैं, जिन विभिन्न भाषाओं को लिखा जाता है, बोला जाता है और एक तरीके से समझा जाता है, तो एक तरीके से इन सारी भाषाओं को हाईलाइट करता है ये महोत्सव। यानी हाईलाइट करने का मतलब ये है कि इन भाषाओं में आपस में किस तरीके से सामंजस्य हो सकता है, मतलब कि इन वर्नाकुलर्स को किस तरीके से रिस्पेक्ट दी जा सकती है, किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है और इन वर्नाकुलर्स में किस तरीके से पाठ्यक्रम को भी सुसज्जित किया जा सकता है। यानी कि मातृभाषा में एक तरीके से लोगों को किस तरीके से पाठ्यक्रम प्रोवाइड किया जा सकता है ताकि बच्चे अपनी मातृभाषा में पाठ्यक्रम को भी समझ पाएं। राइट, तो एक तरीके से ये जो पार्ट है या ये जो ऑब्जेक्टिव है ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंस रखता है। बिकॉज मैं आपको बताऊं कि जब भी नेशनल इंटीग्रेशन की बात आती है तो उसमें वहाँ के लोगों के कल्चर के साथ वहाँ के लोगों की भाषा का इंटीग्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और डेफिनेटली आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है उसमें ये जो ऑब्जेक्टिव रखा गया है हर राज्य हर भाषा, वो हमारे देश की नेशनल इंटीग्रेशन को जरूर मजबूत करेगा। राइट, और दोस्तों देखते हैं यहाँ पे फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फोर्थ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है एम्फेसिस ऑन इंडियाज ग्लोरियस हिस्ट्री। राइट, तो यहाँ भी नाम से बहुत क्लियर होगा आपको कि मतलब कि यहाँ पे इंडिया के ग्लोरियस हिस्ट्री के बारे में बताया जाना है या इंडिया के ग्लोरियस हिस्ट्री को एक तरीके से समझा जाना है और उससे कुछ सीख ली जानी है। जी हाँ, आपको पता ही है कि भारत एक डाइवर्सिटी वाला कंट्री है, यानी कि लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है। यहाँ पे कई प्रकार की विभिन्नताएं हैं, जैसे कि आप यहाँ पे भाषाओं की विभिन्नता देखेंगे, संस्कृतियों की विभिन्नता देखेंगे और भी जो रिलीजियस थ्रेड्स हैं उन सबको आप देखेंगे। लेकिन आपको एक तरीके से गर्व होना चाहिए कि इन सारी विभिन्नताओं के बावजूद हम एक नेशन के रूप में इंटीग्रेटेड हैं। राइट, तो ये जो ऑब्जेक्टिव है ये भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इसमें आपको समझ में आएगा या गवर्नमेंट इसमें एक तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश करेगी कि हमारी जो ग्लोरियस हिस्ट्री रही है वो किस तरीके की रही है, वो कितना संघर्षपूर्ण रही है और उससे हमें क्या क्या सीख लेनी चाहिए। राइट, और दोस्तों अब देख लेते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव का पांचवा उद्देश्य क्या है, यानी कि पांचवा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका नाम है शताब्दी संकल्प। जी, यहां से भी आपको बहुत क्लैरिटी आ रही होगी, बात की जा रही शताब्दी संकल्प और इसके साथ में यहां पे ईयर लिख दे रहा हूं 2047। जी, अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किस शताब्दी की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, 2047 को भारत की स्वतंत्रता के 100 साल पूरे हो रहे हैं और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है वो एक तरीके से फोकस करेगा कि इंडिया का जो विजन है, इंडिया के जो एस्पिरेशंस हैं या इंडिया का जो यूथ है उसको किस तरीके से लीड किया जाए ताकि अगले आने वाले 25 साल एक तरीके से इंडिया के लिए बहुत ही ग्लोरियस हों और आने वाले 25 सालों में इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पे देखा जाए। राइट, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये भी है, आप इसको अच्छे से याद कर लें। नाउ अगर हम सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव की बात करें जिसका नाम है शोकेसिंग इंडियाज डेवलपमेंट। जी, तो इसको भी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एम्फसाइज कर देता हूँ। यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया के डेवलपमेंट की, ऑलरेडी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता चुका हूँ आपको, तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। बात यहाँ पे की जा रही है कि इंडिया का जो डेवलपमेंट है, यानी कि इंडिया की जो एक तरीके से हिस्ट्री रही है खासतौर पे डेवलपमेंट के टर्म में, और वो भी पिछले 75 सालों में। राइट, तो उसकी शोकेसिंग की जानी है यहाँ पे। राइट, तो आपको जरूर उन सारे डायमेंशंस में डीप में जाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला
कि वो डायमेंशंस क्या हैं और खासतौर पर डेवलपमेंट डायमेंशंस क्या हैं जहां पे इंडिया एक तरीके से ग्लोरियस मोमेंट पे रहा है, राइट। तो इंपॉर्टेंट है, आप उसकी डीप एनालिसिस जरूर करिएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें अब 7th ऑब्जेक्टिव की, यानी कि 7वें उद्देश्य की, जिसका नाम है ग्लोबल आउटरीच, तो इस नाम से भी आप क्लैरिटी ले पा रहे होंगे किसकी बात की जा रही है, ग्लोबल आउटरीच की। यानी कि एक तरीके से दुनिया से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, दुनिया को बताए जाने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया की अब तक की क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं या इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये सारे नाम दोस्तों आप याद कर लीजिए, ये जरूर कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। दोस्तों ये बात हो गई ऑब्जेक्टिव्स की। अब हम बात करते हैं कि आजादी का जो अमृत महोत्सव है वो किन किन थीम्स के साथ मनाया जा रहा है, राइट, बिकॉज थीम्स के टर्म में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। तो दोस्तों आजादी का अमृत महोत्सव में जो थीम्स हैं उनको हम यहां पे समझ लेते हैं कि वो क्या हैं। तो देखिए यहां पे अगर हम पहली थीम की बात करें, विश्व गुरु भारत, तो ये भी आपको समझ लेना चाहिए कि विश्व गुरु भारत का मतलब क्या है। मतलब ये है कि जैसे बोला गया है पहले कि भारत जो है वो एक तरीके से गुरु रहा है हर तरीके से, चाहे वो भाषा के टर्म में हो, चाहे वो कल्चर के टर्म में हो, राइट। और दोस्तों इसी पहचान को फिर से एक नया आयाम देने के लिए या एक तरीके से भारत को पूरा विश्व गुरु बनाने की फिर से कोशिश की जानी है। मतलब कि ये जो थीम है विश्व गुरु भारत, उसमें एक तरीके से शैक्षणिक एस्पेक्ट को देखा जाना है, यानी कि एजुकेशनल एस्पेक्ट को देखा जाना है। मतलब कि इसमें शिक्षा को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है या उसके लिए क्या क्या काम किया जा सकता है, राइट। वहीं अगर हम दूसरे थीम की बात करें, आइडियाज, अचीवमेंट्स एंड रिजॉल्व की, तो इसमें भी आप तरीके से समझ पा रहे होंगे। मतलब कि इस थीम के अंदर कुछ आइडियाज कंस्ट्रक्ट किए जाने हैं, अचीवमेंट्स को एक तरीके से रखा जाना है और कुछ रिजोल्यूशंस लिए जाने हैं जिनके थ्रू एक तरीके से एक बेहतर पाथ को कंस्ट्रक्ट किया जा सके और एक डेवलप्ड कंट्री की ओर बढ़ा जा सके, राइट। और अगर हम बात करें तीसरे थीम की, जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये है कि एक नेशन के रूप में जितनी चीजें जरूरी होती हैं, मतलब कि चाहे लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट हो, चाहे कंट्री का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, चाहे कंट्री का टेक्निकल एडवांसमेंट हो, इन सारे एस्पेक्ट्स में भारत को आत्मनिर्भर बनना है। यानी कि आत्मनिर्भर भारत थीम के तहत यहाँ पे उन प्रपोजल्स को रखा जाना है या उन प्लानिंग्स को रखा जाना है या उन प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट किया जाना है जिसके माध्यम से भारत एक आत्मनिर्भर भारत बने, राइट। वहीं पर अगर हम बात करें इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज, जो कि इसकी नेक्स्ट थीम है, यानी कि चौथी थीम है, तो इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज का मतलब यहाँ पे ये है कि इस थीम के तहत इंडिया की जो कल्चरल हेरिटेज है जो कि अपने आप में बहुत रिच है, तो इस थीम के तहत इंडिया की जो रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको संजोया जाना है, उसको सुरक्षित किया जाना है और उसमें नए तरीके के आयाम जोड़े जाने हैं, राइट। दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट थीम की, जिसका नाम है सेलिब्रेटिंग अनसंग हीरोज की, तो आप यहाँ पे भी नाम समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है। सेलिब्रेटिंग अनसंग हीरोज की मतलब कि एक तरीके से जिनका आपने नाम नहीं सुना है या एक तरीके से इतिहास के पन्नों में जिनका नाम छूटा हुआ है, जिनका एक बहुत इंपॉर्टेंस रोल रहा है इंडिया को स्वतंत्र कराने के लिए, और उसके बाद कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने इंडिया को डेवलप कराने में बहुत ज्यादा योगदान दिया है। तो ऐसे हीरोज को भी रिकॉग्नाइज किया जाना है, ऑनर किया जाना है इस थीम के तहत, जिसका नाम है सेलिब्रेटिंग अनसंग हीरोज, राइट। तो ये याद कर लें। और अगर हम बात करें नेक्स्ट थीम की, जिसका नाम है इंडिपेंडेंस 2.0, तो आप इसको बहुत अच्छे समझ लें। मतलब यहां पे एक तरीके से ये पूरी की पूरी खास तौर पे मोदी सरकार के द्वारा ये एक विजन रखा गया है कि किस तरीके से भारत को एक नए भारत के रूप में देखा जा सकता है, और उसकी जो थीम रखी गई है वो है इंडिपेंडेंस 2.0। मतलब कि एक तरीके से इस थीम में ये बताए जाने की कोशिश की जा रही है कि भारत में जो जो भी कमियां हैं उन सारी कमियों की गुलामी से भारत को फिर से आजाद दिलाना है, राइट। तो एक तरीके से ये बहुत
इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि इंडिपेंडेंस 2.0 का मतलब क्या है, जो कि मोटे तौर पे यही बताता है कि भारत का एक तरीके से नवीनीकरण होना है या एक नए भारत का निर्माण होना है। राइट, तो अपने आप इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें। दोस्तों ये आजादी का अमृत महोत्सव मैंने आपके लिए इसीलिए चुना बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इसमें मतलब ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुत सारी थीम्स हैं, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ये भी हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, उनको भी जानना बहुत जरूरी है। राइट, तो दोस्तों उसको भी समझ लेते हैं, मतलब कि सम ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स अंडर आजादी का अमृत महोत्सव वो क्या है। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला यहाँ पे रखा गया है सेलिब्रेशन ऑफ जनजाति गौरव दिवस। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके टर्म में एमसीक्यू भी बना के आपको दिया था। तो जनजाति गौरव दिवस इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव, जो कि 15 नवंबर 2021 को एक तरीके से इस दिवस को मनाया गया था। राइट, तो यहाँ पे जनजाति गौरव दिवस को उसकी डेट से अच्छे से लिंक कर लें, याद कर लें। राइट, और ये जो डे या ये जो दिवस घोषित किया गया है वो आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ही घोषित किया गया है। राइट, दोस्तों अगर हम दूसरे यहाँ पे इवेंट की बात करें जिसका नाम है काशी उत्सव, तो ये एक 3 डे फेस्टिवल था जो कि वाराणसी में ऑर्गेनाइज हुआ और वो भी 16 से 18 नवंबर 2021 तक। राइट, ये भी याद कर लें। अगर हम तीसरे उत्सव की बात करें, तीसरे इवेंट की बात करें, तो वो है नदी उत्सव जी, और ये आजादी के महोत्सव अमृत महोत्सव के तहत ही मनाया गया है। राइट, और अगर हम बात करें यहाँ पे 66th डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट तरीके से दिमाग में रख लीजिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66th डेथ एनिवर्सरी को मनाया गया है महापरिनिर्वाण दिवस। राइट, और इसको किसके तहत मनाया गया है? आजादी के अमृत महोत्सव के तहत। राइट, और ये जो महापरिनिर्वाण दिवस है वो है 6 दिसंबर 2021। राइट, तो ये डेट आप अच्छे से याद कर लें। वहीं अगर हम नेक्स्ट इवेंट की बात करें तो वो है गुड गवर्नेंस वीक जी। तो गुड गवर्नेंस वीक जो रहा है वो 20 से 25 दिसंबर तक रहा है, और इसकी जो थीम रही है वो रही है प्रशासन गांव की ओर। राइट, ये थीम आप अच्छे से याद कर लें, प्रशासन गांव की ओर थीम रही है किसका? गुड गवर्नेंस वीक, जो कि 20 से 25 दिसंबर तक चला है। राइट, तो दोस्तों ये था एक तरीके से जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनका इंट्रोडक्शन, आप इनको भी दिमाग में रख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और अब मैं आपसे यहाँ पे आज़ादी के अमृत महोत्सव का थोड़ा सा कंक्लूजन डिस्कस कर लेता हूँ कि मोटे तौर पे यहाँ पे बात क्या की जा रही है, इस अमृत महोत्सव में एक तरीके से क्या हासिल करने की कोशिश की जा रही है। राइट, तो देखिए अगर हम यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव अपनी कई जो भी प्लान्ड गतिविधियां हैं उनके साथ युवाओं को नए अवसर के साथ सशक्त करेगा, लोगों और राज्यों को जोड़ेगा और देश भर में गहन समावेशन को बढ़ाएगा, यानी कि इंटेंसिव इंक्लूसिवनेस जो है उसको बढ़ावा देगा और देश के विभिन्न हिस्सों को वंदे भारत ट्रेनों से जोड़ेगा। राइट, और देश की जो क्षेत्रीय कलाएं हैं, संस्कृत परंपराएं हैं, या जो योग है, खासतौर पे योग को आप जरूर यहां पे दिमाग में रखिएगा, योग और भी जो क्षेत्रीय मतलब डिफरेंट कल्चर्स हैं जिनको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सका है या एक तरीके से उनको पहचान नहीं मिल पाई है, उन सब को बढ़ावा दिया जाना है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विश्व गुरु बनने की ओर और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ये जो मुहिम है, और उसमें खास तौर पे भारत को एक तरीके से स्वतंत्र 2.0 के तौर पे जो देखा जाना है, वो आज़ादी के अमृत महोत्सव का अपने आप में एक बहुत बड़ा एम्बिशन है। राइट, दोस्तों मैं साथ में आपको यहाँ पे ये भी जोड़ दूं कि इस उत्सव के दौरान भारत अगले 25 वर्षों के दौरान यानी 25 सालों के दौरान अपनी विकास गाथा को आगे बढ़ाने का संकल्प, जिसको हम शताब्दी संकल्प भी बोलते हैं, शताब्दी संकल्प भी करेगा। राइट, और वर्ष 2047 भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्षों में एक ऐतिहासिक क्षण होगा और यह त्यौहार एक अधिक गौरवशाली भविष्य को बनाने के लिए मील के पत्थर की एक श्रृंखला की शुरुआत होगा। राइट, तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, आप ये एक तरीके से इसको समझ लीजिए। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को यहाँ पे कवर कर लिया है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। और अगर आपको डीप एनालिसिस की अभी भी करनी है, इसकी एक नोट्स बनानी है तो जरूर बनाइए, बिकॉज क्वेश्चन यहाँ पे कहीं ना कहीं बनने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। राइट, दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं दूसरे टॉपिक की
कि 2021 में जो दूसरा टॉपिक रहा है करंट अफेयर का वो कौन सा है और वो कितना रिलेवेंट है आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं अब यहाँ पे इंडियन पर्सनैलिटीज इन इंपॉर्टेंट पोजीशन। जी मतलब कि ऐसे भारतीय कौन हैं या वो भारतीय मूल के लोग कौन हैं जिनको पूरे वर्ल्ड पे यानी कि वर्ल्ड डायस्पोरा पे एक इंपॉर्टेंट पोजीशन मिली हुई है, राइट। तो दोस्तों हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुंदर पिचाई की। जी हाँ, काफी जाना माना नाम है, आपको मालूम होना चाहिए। सुंदर पिचाई CEO ऑफ अल्फाबेट इंक हैं। जी हाँ, अल्फाबेट इंक जिनको नहीं समझ में आ रहा है, मैं उनको बता दे रहा हूं कि अल्फाबेट इंक एक तरीके से गूगल की पेरेंट कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं सुंदर पिचाई के थोड़ा सा करियर के बारे में बताऊं, उनका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दूं, तो मैं आपको बताऊं कि सुंदर पिचाई IIT खड़गपुर से ग्रेजुएट हैं और उन्होंने गूगल की CEO का जो पद है वो 2015 में हासिल किया, राइट। और उसके बाद उन्होंने अल्फाबेट इंक का भी CEO का पद हासिल किया 2019 में, राइट। तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। आप समझ गए होंगे अल्फाबेट इंक एक पेरेंट कंपनी है और उस कंपनी का ही प्रोडक्ट है गूगल, राइट। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पर्सनालिटी कौन सी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो पर्सनालिटी है वो है सत्य नडेला, जो कि CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट हैं। जी हाँ, सत्य नडेला, अगर इनके बारे में हम जानना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपना अंडर ग्रेजुएशन मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्लीट किया है and he went on to study at the University of Wisconsin and Milwaukee and University of Chicago। जी, तो इन्होंने अपना एक तरीके से जो एजुकेशन रहा उसको बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पाया है, उसको अच्छे से कंप्लीट किया है और उसके बाद इन्होंने अपना एक तरीके से इन्फ्लुएंशियल करियर स्टार्ट किया है और माइक्रोसॉफ्ट के CEO बने 2014 में, राइट। तो ये ईयर आप अच्छे से याद कर लें, कंपनी का नाम याद कर लें। क्वेश्चन स्टैटिक जीके में भी कई बार पूछा जाता रहता है और करंट में तो बन ही सकता है, राइट। नाउ देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर्सनालिटी के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पराग अग्रवाल की, जो कि CEO ऑफ ट्विटर हैं, और अगर हम पराग अग्रवाल के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करें तो मैं आपको बताऊं कि पराग अग्रवाल एक IIT बॉम्बे ग्रेजुएट हैं और उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था अपनी पढ़ाई को आगे करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, राइट। पराग अग्रवाल ट्विटर में CEO के पद पर 2021 में अपॉइंट किए गए थे, राइट। और ये तब अपॉइंट किए गए थे जब वहां के फाउंडर यानी कि ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्से ने एक तरीके से अपने पद से इस्तीफा दिया था, राइट। मतलब कि अपनी पोजीशन CEO की पोजीशन को छोड़ा था और उनकी इस पोजीशन को हासिल किया था पराग अग्रवाल ने, राइट। तो एक बड़ी अचीवमेंट है पराग अग्रवाल के लिए। now देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर्सनालिटी कौन सी है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गीता गोपीनाथ, जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF हैं। जी हाँ, और यहाँ पे अगर हम गीता गोपीनाथ को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो मैं आपको बताऊं कि गीता गोपीनाथ का जन्म 8 दिसंबर 1971 को हुआ था और एक इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट रही हैं और इन्होंने चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF का पद जो संभाला है वो 2019 में संभाला है, यानी कि 2019 से ये IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पे काम कर रही हैं, राइट। तो एक बड़ी उपलब्धि है इनके लिए। IMF की जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो हैं गीता गोपीनाथ, राइट। तो ये नाम अच्छे से याद कर लें। दोस्तों गीता गोपीनाथ एक इंडियन बॉर्न लेडी हैं और इनके टर्म में आप एक इंपॉर्टेंट बात आप जरूर जान लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि गीता गोपीनाथ IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पहली चीफ इकोनॉमिस्ट वीमेन हैं, राइट। मतलब कि वो पहली महिला हैं जिन्हें IMF का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है, राइट। तो इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर्सनालिटी कौन है। तो नेक्स्ट पर्सनालिटी है लीना नायर, जो कि CEO ऑफ चैनल हैं। जी, काफी इंपॉर्टेंट कंपनी है चैनल, तो उसकी CEO बनी है लीना नायर, राइट। नाम अच्छे से याद हो जाना चाहिए। इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो दिसंबर 2021 में हुई है और मैं आपको बताऊं इंपॉर्टेंट बात ये है कि चैनल कंपनी के लिए वो पहली महिला CEO हैं और सबसे यंगेस्ट CEO हैं, राइट। ये बात आप याद रख लें। अगर हम इनके एजुकेशन में देखें तो इन्होंने जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से एजुकेशन प्राप्त की है और इनकी एक प्रीवियस अपॉइंटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप जान लीजिए। मैं आपको बताऊं कि लीना नायर प्रीवियसली चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर रही हैं ह्यूमन यूनिलीवर की, राइट। तो आप इस पद को भी अच्छे से याद रख लें, वो भी लीना नायर के साथ, राइट। और देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर्सनालिटी कौन है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शांतनु नारायण की, जो कि CEO ऑफ एडोब इंक हैं, राइट।
तो देखिए अगर हम इनके बारे में थोड़ा जाने तो इनका जो जन्म हुआ है वो हैदराबाद में हुआ है और शांतनु नारायण ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। उसके बाद उन्होंने ग्रीन स्टेट यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में भी दाखिला लिया है, राइट। शांतनु नारायण के करियर को अगर देखें तो मैं आपको बताऊं कि शांतनु नारायण एक एडोब इंक के प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं और उसके बाद इन्हें अपॉइंट किया गया है 2007 में कंपनी के सीईओ के रूप में। जी हाँ, 2007 में सीईओ बनाए गए हैं कहां के, एडोब इंक कंपनी के, राइट। तो ये नाम भी अच्छे से याद कर लें। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर्सनालिटी कौन है, तो नेक्स्ट पर्सनालिटी है अरविंद कृष्णा जो कि सीईओ ऑफ आईबीएम है। जी, और यहाँ पे अगर हम अरविंद कृष्णा के एजुकेशन के बारे में बात करें तो मैं आपको बताऊं कि वो आईआईटी कानपुर के एलुमनस भी रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी जो पढ़ाई की है फॉरेन से की है, राइट। तो आप ये जो भी यहाँ पे पर्सनालिटीज को हम डिस्कस कर रहे हैं उनकी जो एजुकेशन हुई है, जो भी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी जुड़ी हुई है वो भी आप जरूर याद करते जाइएगा, बिकॉज यूनिवर्सिटी के टर्म में भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि इस फेमस पर्सनालिटी ने किस विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है या किस विश्वविद्यालय के ये एलुमनी रहे हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इनके करियर के बारे में बात करें तो मैं आपको बताऊं कि अरविंद कृष्णा सीईओ ऑफ आईबीएम अप्रैल 2020 में अपॉइंट किए गए थे, राइट। और इनका जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट होता है एक महत्वपूर्ण पद पर, वो होता है चेयरमैन के रूप में, जो कि जनवरी 2021 में इनको चेयरमैन बनाया गया है, राइट। तो आईबीएम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आईबीएम के दोनों पद बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ नाम अरविंद कृष्णा आपको याद हो जाना चाहिए। दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पर्सनालिटी कौन है, तो नेक्स्ट है संजय मेहरोत्रा जो कि सीईओ ऑफ माइक्रोन टेक्नोलॉजी हैं। जी, तो आप यहाँ पे ये नाम भी अच्छे से याद कर लें, माइक्रोन टेक्नोलॉजी। इन्होंने माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ का जो पद है वो 2017 में हासिल किया और वो को फाउंडर भी रहे हैं सैंडिस्क और इन्होंने 2016 में यहाँ के सीईओ का पद भी हासिल किया है, यानी कि सैंडिस्क के भी सीईओ के रूप में इन्होंने काम किया है, राइट। और वहाँ पे जो इन्होंने पद प्राप्त किया था वो 2016 में प्राप्त किया था, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थी, दोनों जगह आपको एक तरीके से याद हो जाना चाहिए, राइट। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पर्सनालिटी कौन है, तो नेक्स्ट है यहाँ पे निकेश अरोरा जो कि सीईओ ऑफ पालो अल्टो नेटवर्क्स हैं। जी, तो ये इंपॉर्टेंट कंपनी है। यहाँ पे जो सीईओ के रूप में जो पद हासिल किया गया है वो निकेश अरोरा के द्वारा हासिल किया गया है, यानी कि पालो अल्टो नेटवर्क के जो सीईओ हैं वो हैं निकेश अरोरा। जी, तो मैं आपको बता दूं ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीएचयू के एलुमनी रहे हैं, राइट। उसके बाद उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो बोस्टन कॉलेज एंड नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है, राइट। तो आप ये यूनिवर्सिटीज अच्छे से याद कर लें। मैं आपको बताऊं इनके करियर के टर्म में कि निकेश अरोरा सीईओ एंड चेयरमैन ऑफ द पालो अल्ट नेटवर्क्स बनाए गए थे कब, तो इनको ये जो पद दिए गए हैं वो 2018 में दिए गए हैं, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी का नाम याद कर लें और निकेश अरोरा का नाम अच्छे से याद कर लें। और देखते हैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पर्सनालिटी कौन है, तो नेक्स्ट हैं जयश्री उलाल जो कि सीईओ ऑफ अरिस्टा नेटवर्क हैं। जी, तो जयश्री उलाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, एक लेडी हैं और उन्होंने अरिस्टा नेटवर्क की सीईओ एंड प्रेसिडेंट का पद हासिल किया है। कब हासिल किया है, साल आप यहाँ पे देख लीजिए, साल यहाँ पे है 2008, यानी कि अक्टूबर 2008, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है और नाम आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पर्सनालिटी कौन है, तो बात की जा रही है अब यहाँ पे आम्रपाली गन की, यानी कि सीईओ ऑफ ओनली फैंस। जी, तो यहाँ पे ये कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट है और नाम आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है इस कंपनी में, यानी कि ओनली फैंस में इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो दिसंबर 2021 में हुई है, राइट। और मैं आपको बताऊं कि आम्रपाली गन ने जो ओनली फैंस के फाउंडर हैं टिम स्टोकली, उनकी पोजीशन को हासिल किया है, यानी कि उनको सक्सीड किया है, राइट। तो ये नाम भी आप अच्छे से याद कर लें, टिम स्टोकली जो कि फाउंडर हैं ओनली फैंस कंपनी के, राइट। इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट पर्सनालिटी। देखिए अब यहाँ पे बात करनी है हमें अजय पाल सिंह बांगा की जो कि सीईओ ऑफ मास्टर कार्ड हैं, राइट। मास्टर कार्ड आपने खूब देखा होगा, खूब सुना होगा, राइट, और इसका खूब यूज किया होगा, राइट। तो दोस्तों ये नाम भी आप अच्छे से याद कर लें, क्वेश्चन इनके टर्म में पूछा जा सकता है। दोस्तों आज के अंक में बस इतना ही है, मतलब कि मैंने आपके साथ जो आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव और जो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं वर्ल्ड डायस्पोरा पे, उनकी जो अपॉइंटमेंट हैं, उनकी जो पोजीशंस हैं, उनको हमने देखा है, राइट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, दोनों से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगले पार्ट में मैं
और भी जो 2021 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं और एक तरीके से वो बहुत ही रिलेवेंट है आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो उनको मैं जरूर आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपके लिए वो जरूर बहुत ही हेल्पफुल होगी, राइट। तो दोस्तों आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। मेरे नेक्स्ट पार्ट में आप जरूर जुड़िएगा। और दोस्तों वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। और अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप हमको फॉलो करें। वहां पे भी हम एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे एंड थैंक यू।